All right, so hello everyone. I hope you all are doing great. Today we have the fifth session of the Java Tech Gala as part of the Confess Learning series. Today's session, Introduction to Kafka, is going to be presented by Muhammad Umar and Muhammad Tayyib, in which they will go over the Kafka platform in detail. To set some ground rules, we are going to have a question and answer session at the end of the presentation. But during the presentation, if you have any questions, you may ask the presenters. Try to keep your questions short as we have longer presentations today and we want to wrap up the session within an hour. So our first presenter for today is Mohammed Umar. So Umar, you may start. Okay. Okay. Hey, hello everyone. My name is Muhammad Umar, and I'm starting this presentation. So आज का टॉपिक जो है वो अपाची कैफका से रिलेटेड है। बेसिकली हम जो है अपाची कैफका को स्टार्ट से देखेंगे कि थोड़ा इंट्रोडक्शन के कहाँ ये अपाची कैफका हमें ज़रूरत पड़ती है और क्या ये बेनिफिट्स देता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़। और फिर उसके बाद हम जो है डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे और एंड पे हम डेमो भी देखेंगे इसका। तो सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आज के एजेंडे में सबसे पहले हम जो है ओवरव्यू देखेंगे अपाची कैफका का, आर्किटेक्चर उसका देखेंगे, फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, ब्रोकर्स क्या होते हैं, रेप्लिकास, पार्टीशंस वगैरह क्या होती हैं। फिर एक थर्ड पार्टी एक एक्सटर्नल टूल है जू कीपर, उसका अपाची कैफका के सर्वर के साथ क्या रोल है, उसकी इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है। फिर ब्रोकर डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट है। फिर कुछ इलेक्शंस हो रहे होते हैं, लीडरशिप इलेक्शंस होते हैं अपाची कैफका के क्लस्टर्स के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे और हम साथ साथ डेमो भी आपको कवर करते रहेंगे इन चीज़ों का। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ आती है कि अपाची कैफका की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। ये बेसिकली एक जो है आपकी मैसेजिंग क्यू टाइप का कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑलरेडी आपका जैसे रैबिट एमक्यू है, एक्टिव एमक्यू है, इस तरह के आपके पास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है? इसकी हमें उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है जब हमें जब बिग डाटा के कॉन्सेप्ट में बात की जाए, तो आपके पास जो है हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा आ रहा होता है, जिसको आपकी ये नॉर्मल टेक्नोलॉजीज हैंडल नहीं कर सकती। और आपकी ये इनके साथ रैबिट एमक्यू वगैरह के साथ आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नहीं कर सकते। तो उस जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई हाई थ्रूपुट वाले जो है एक हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा को जो हैंडल कर सके, इस तरह के टूल की ज़रूरत पड़े। तो बेसिकली ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे ही काम कर रहा होता है अपाची कैफका, लेकिन ये हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल थ्रूपुट देता है, ड्यूरेबल होता है, फास्ट होता है, हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होता है। फिर उसके अलावा जो है आपकी जो है क्या कहते हैं मल्टीपल आपके मैसेजेस फॉर्मेट को हैंडल कर सकता है। इनमें जेसन आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, एवरो आ सकता है, उसके इस तरह के कर सकता है। इससे हम स्कीमा लेस होता है ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम स्कीमा रजिस्ट्री के एक एक्सटर्नल टूल को यूज करके इसे स्कीमा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये स्कीमा लेस ही होता है। उसके अलावा ये जो है बेसिकली ज्यादातर जो है स्ट्रीमिंग डाटा को हैंडल कर रहा होता है, स्ट्रीमिंग या रियल टाइम डाटा जो आ रहा होता है उसमें ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और 100K प्लस मैसेजेस पर सेकंड हैंडल कर सकता है। उसके अलावा कुछ ऑर्डरिंग की, जिस ऑर्डर में मैसेजेस आ रहे होते हैं उनकी एक खास टाइप से काफका गारंटीज भी दे रहा होता है कि जो है आपका एक पार्टीशन के अंदर रहते हुए आपका मैसेजेस वगैरह सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। इस तरह की चीजें आपको काफी चीजें मिल जाती हैं। और आप मैसेजेस को रिप्ले भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल जो मैसेजिंग क्यूज वगैरह होती हैं उनमें आप मैसेजेस को रिप्ले नहीं कर सकते। एक दफा जो मैसेज रीड हो गया है उससे आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन ये काइंड ऑफ इन अ सेंस डेटाबेस की फंक्शनैलिटी भी देता है कि आप कुछ टाइम तक अपने डाटा को रिटेन कर सकते हैं और रिप्ले भी कर सकते हैं। कैफका के आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले कैफका के आर्किटेक्चर में आपके पास ऑन टॉप ऑफ जो आती है वो आता है जू कीपर आता है। जू कीपर एक एक्सटर्नल टूल है। एक्सटर्नल टूल बेसिकली कैफका के साथ क्या
काम कर रहा होता है, ये जो है रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है और क्लस्टर मॉनिटरिंग कर रहा होता है, आपके कैफका क्लस्टर की मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि जब भी कोई नोड डाउन जाती है या अप आती है तो बेसिकली ये मेंटेन रखता है कि कौन सा नोड डाउन चली गई है, कौन सी अप है, लिस्ट ऑफ नोड सारी जो है ये मेंटेन कर रहा होता है। और बेसिकली जब आपके मल्टीपल नोड्स का जब क्लस्टर बन रहा होता है तो ये सारी नोड्स को इंटीग्रेशन का काम भी ज़ूकीपर का होता है। डायरेक्टली एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर के साथ कम्युनिकेट या उसे पता नहीं होता है साथ वाले ब्रोकर का। तो बेसिकली ज़ूकीपर आपकी इस तरह से हेल्प करता है। और प्रोड्यूसर्स जो है मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपके ब्रोकर लेवल पे, और कंज्यूमर ब्रोकर से ही मैसेजेस जो है कंज्यूम हो रहे होते हैं। मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्टली आपके कनेक्ट हो सकते हैं ब्रोकर्स के साथ। जू कीपर सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग कर रहा होता है। तो ये है, आपका जो डाटा होता है वो ब्रोकर लेवल पे सारा डिवाइडेड होता है। इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है टॉपिक्स। टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स में बात करें तो आपका जो टेबल होता है वो बेसिकली कैफका के अंदर वो टॉपिक होता है। और लेकिन जब हम डेटाबेस के लेवल पे बात करते हैं तो टॉपिक जो है हमारा वो वो जब डेटाबेस के लेवल पे हमारा जो टेबल होता है वो एक स्पेसिफिक नोड पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो लेकिन हम कैफका के अंदर जब बात करते हैं तो हमारा सारा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डाटा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली होता यह है कि वो टॉपिक की मल्टीपल पार्टीशंस बनी होती हैं और वो पार्टीशंस मल्टीपल क्लस्टर्स पे होती हैं, मल्टीपल ब्रोकर्स पे होती हैं। और इस वजह से जो है वो डाटा सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। और उसके अलावा जो है आपके जो मल्टीपल जो ब्रोकर्स के ऊपर पार्टीशंस डिवाइडेड होती हैं, उनकी रेप्लिकेशन भी बन रही होती है। इस रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले लाइक इस पिक्चर में जैसे 3 ब्रोकर है, हमारे पास टॉपिक ए था, उसकी 2 पार्टीशंस थी। तो आपका डाटा जो है पार्टीशन 0 और पार्टीशन 1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इन ये पार्टीशंस जो हैं ये बेसिकली लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। फिजिकली देखा जाए तो आपके ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 बिल्कुल एक सेपरेट सेपरेट नोड्स हैं और उनके डाटा डिवाइड हुआ है, उनके दरमियान डाटा डिवाइड हुआ है। अगर मैसेज 1 आपका पार्टीशन 0 पे है, दैट मींस वो ब्रोकर 0 पे है। मैसेज 2 जो है आपका पार्टीशन 1 है, दैट मींस वो ब्रोकर 2 पे है। तो इस तरह से ये फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ होता है डाटा। और लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बात करते हैं तो वो पार्टीशन की फॉर्म में हमें मिलती है। और प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो हैं बेसिकली मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं एक ही टाइम में, और वो सारी पार्टीशन से रीड कर रहे होते हैं और उन पार्टीशन में राइट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेप्लिकेशन। पार्टीशंस की बेसिकली रेप्लिकास बन रहे होते हैं। होता यह है कि आपके अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपका ब्रोकर 1 डाउन चला गया है, तो दैट मीन्स कि आपकी पार्टीशन P1 जो है वो भी डाउन चली गई है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए कि हम अगर वो ब्रोकर 1 डाउन जाता है तो दैट मीन्स कि पार्टीशन P1 का डाटा हमारे पास अनअवेलेबल हो जाएगा। इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास रेप्लिकास बने होते हैं। एक ही पार्टीशंस के मल्टीपल रेप्लिकास बनते हैं, जिसे हम खुद डिफाइन कर रहे होते हैं कि कितने हमने रेप्लिकास रखने हैं। लेकिन एक उसमें जो है प्रॉपर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के थ्रू एक जो रेप्लिका होता है एज ए लीडर परफॉर्म कर रहा होता है और बाकी फॉलोअर होते हैं। और जो लीडर होता है रीड और राइट के सारे ऑपरेशन जो है लीडर्स पे परफॉर्म हो रहे होते हैं, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है रीड और राइट के ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे होते। वो जस्ट अपने आप को जो है वो डाटा कॉपी करते जाते हैं, इन सिंक रखते हैं लीडर के साथ। तो इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे। बेसिकली जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो 3 तरह के रेप्लिकास होते हैं। इनसिंक रेप्लिकास। इनसिंक रेप्लिका का मतलब यह है कि अगर
ये P1 फॉलोअर और P1 लीडर, इन दोनों पे सेम नंबर ऑफ मैसेजेस अवेलेबल हैं और फॉलोअर के पास वही लेटेस्ट मैसेज पड़ा हुआ है जो कि लीडर के पास भी पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि हमारा ये P1 फॉलोअर जो है ये इन सिंक रेप्लिकास की लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। आउट ऑफ सिंक रेप्लिकास में आ जाता है कि अगर आपका नेटवर्क कोई ग्लिच आ गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से P1 फॉलोअर जो है अपना सारा डाटा लीडर से कॉपी नहीं कर पा रहा और काइंड ऑफ लैग कर रहा है, लेट्स सपोज आप 100 मैसेज पीछे चल रहा है या जितने भी कुछ लैग कर रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारा ये इनसिंक रेप्लिका में नहीं है। रेप्लिका है लेकिन इनसिंक रेप्लिका नहीं है। ये P1 फॉलोअर जो है इनसिंक रेप्लिका नहीं हो। ऑफलाइन रेप्लिकाज आ जाते हैं अगर हमारा ब्रोकर पूरा डाउन चला जाता है, उस जिसपे हमारा ये फॉलोअर टू लेट्स सपोज हमारा डाउन चला जाता है और ब्रोकर 3 भी डाउन चला जाता है, दैट मीन P1 के सारे फॉलोअर्स जो हैं वो डाउन हो गए हैं। और उस केस में हमारे पास Umar, जो है ये ऑफलाइन can you रेप्लिकास please की hold? लिस्ट में चले जाते हैं। Umar, can you please hold आउट on? ऑफ सिंक तो होते Umar, ही होते हैं लेकिन somebody ऑफलाइन needs हो to जाते हैं message क्यों? him. क्योंकि ब्रोकर यार आप VDI से बाहर निकलें, आप VDI के अंदर से कनेक्टेड है, आपकी ऑडियो यस सारी प्लीज। ब्रेकन अपार्ट हुई हुई है। VPN या VDI से ओके बाहर आए थे, फिर कॉल कनेक्ट सर करें। हेलो, अब आवाज बेहतर हुई है? I still see you as a vendor। आप अभी भी एज ए वेंडर कनेक्टेड है, which means कि आप इधर VDI के अंदर हैं या आपने VPN कनेक्ट किया हुआ है। नहीं, वीपीएन नहीं है ये, मेरे ख्याल में लॉगिन, वैसे जूम लॉगिन हुआ है, इस वजह से वेंडर आ रहा है। वैसे मैं वीडीआई या वीपीएन पे नहीं हूँ। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, जस्ट टू लेट यू नो। अभी भी ब्रेक हो रही है? Let's see, I'll give you feedback in 5 to 10 seconds. ओके Please continue. ओके ओके। सो रेप्लिकाज में हमारे पास इन सिंक, आउट ऑफ सिंक रेप्लिकाज आ जाते हैं और ऑफलाइन रेप्लिकाज आ जाते हैं। इन सिंक रेप्लिकाज वो होते हैं जब आपके लेटेस्ट मैसेजेस आपके फॉलोअर और लीडर दोनों पे सेम आ रहे हो, तो उस केस में हमारे पास सारे इन सिंक रेप्लिकाज होते हैं। आउट ऑफ सिंक में अगर आपके फॉलोअर्स मैसेजेस में लैग कर रहे हैं लीडर एज कंपेयर टू लीडर, दैट मीन्स कि वो फॉलोअर्स जो है आउट ऑफ सिंक चले गए हैं। और ऑफलाइन रेप्लिकास उस टाइम आते हैं जब आपके ब्रोकर पूरा डाउन चला जाता है जिन पे आपके फॉलोअर एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स कि वो रेप्लिका आपका ऑफलाइन चला गया है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मैंने जैसे आपको बताया कि वो फिजिकल नोड्स होते हैं कैफका क्लस्टर के, और उसमें जो है आपके मल्टीपल ब्रोकर्स होते हैं। आप हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होते हैं। आप एक रनिंग क्लस्टर के अंदर मजीद ब्रोकर्स एज ए नोड ऐड कर सकते हैं। हर ब्रोकर की एक यूनिक आईडी होती है। अगर हम एक सिंगल मशीन पे रन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप जो है आपको एक डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहा होगा, और हर ब्रोकर इटसेल्फ एक बूटस्ट्रैप सर्वर होता है। आप डायरेक्टली उस ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके ब्रोकर्स के अंदर इलेक्शंस होते हैं। एक ब्रोकर एज ए कंट्रोलर काम कर रहा होता है और वो सारे ब्रोकर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और वो ब्रोकर एज ए कंट्रोलर कैसे काम कर रहा होता है? एक जू कीपर के अंदर एक इफर्मल की नोड होती है जिसको जब भी आपका एक काफका क्लस्टर अप करते हैं तो वो सारे आपके ब्रोकर्स जो है उस नोड के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। जो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है उस वो जो है कंट्रोलर बन जाता है, उसे सक्सेस का मैसेज मिल जाता है और बाकियों को फेलियर का मैसेज मिल जाता है। और सेम चीज जब भी आपका कंट्रोलर डाउन जाता है या कंट्रोलर फेल हो जाता है तो दोबारा से वो बाकी सारे ब्रोकर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो दोबारा से रिट्राई करते हैं अपने आप को कंट्रोलर बनाने की। जिससे सक्सेस मिल जाता है वो कंट्रोलर बन जाता है और बाकी जो है एज ए नॉर्मल ब्रोकर काम कर रहे होते हैं।
कंट्रोलर ब्रोकर बेसिकली उन सब ब्रोकर्स को मॉनिटर कर रहा होता है। कोई भी ब्रोकर डाउन जाता है, किसी भी ब्रोकर के ऊपर दोबारा से किसी भी टॉपिक की पार्टीशन के ऊपर दोबारा से लीडरशिप इलेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आपका बेसिकली कंट्रोलर उसे हैंडल कर रहा होता है और मॉनिटर कर रहा होता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो वो जू कीपर के थ्रू आपके दोबारा से लीडर इलेक्ट करवाता है। अच्छा, जू कीपर का इस सब में क्या रोल आता है? जू कीपर बेसिकली आपके इलेक्शंस करवा रहा होता है, आपके कंट्रोलर के इलेक्शंस करवा रहा होता है। सेम आपके जो पार्टीशन लेवल पे इलेक्शंस होने होते हैं, आपके हर टॉपिक की पार्टीशन का एक जो लीडर इलेक्ट होता है, वो बेसिकली जू कीपर वो इलेक्शंस हैंडल कर रहा होता है। और उसके अलावा जू कीपर सारे स्टेट्स को हैंडल कर रहा होता है, टॉपिक्स की, पार्टीशंस की और ब्रोकर्स की स्टेट्स को हैंडल कर रहा होता है। और फिर रेप्लिकास की लिस्ट को हैंडल कर रहा होता है कि हर पार्टीशन के अगर लेट्स सपोज 3 रेप्लिका है तो उनमें से इन सिंक रेप्लिकास कौन से हैं, आउट ऑफ सिंक रेप्लिकास कौन से हैं, ऑफलाइन रेप्लिकास कौन से चले गए हैं, इन ये सारी लिस्ट मेंटेन कर रहा होता है। और सेम ब्रोकर्स और टॉपिक्स वगैरह की रजिस्ट्री उसके पास सारी पड़ी होती है, जिसमें लिस्ट पूरी मेंटेन उसने की होती है। बेसिकली जू कीपर का यही रोल है। कैफका 0.10 से पहले जू कीपर जो है बेसिकली आपके ऑफसेट मैनेजमेंट भी करता था, लेकिन जो कैफका 0.10 के बाद जो है जू कीपर ऑफसेट मैनेजमेंट नहीं करता। ये ऑफसेट मैनेजमेंट अब जो है आपका कंज्यूमर ऑफसेट का एक टॉपिक होता है कैफका क्लस्टर के अंदर, वो सारा मैनेज कर रहा होता है। फिर हम आते हैं ब्रोकर डिस्कवरी के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ब्रोकर डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी एज ए कैफका क्लाइंट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एज ए प्रोड्यूसर या एज ए कंज्यूमर, तो आपको जस्ट एक ब्रोकर के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। तो आपको बेसिकली सारी लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स नहीं देने पड़ते, आप जस्ट एक ब्रोकर या 2 या 3 ब्रोकर्स का यूआरएल देंगे तो आपको सबसे पहले कनेक्शन बनेगा और कनेक्शन के बाद वो मेटा डाटा की रिक्वेस्ट करेगा। मेटा डाटा की रिक्वेस्ट में उससे सारे लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स मिल जाएंगी और पार्टीशंस और उसके टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली होता यह है कि लेट्स सपोज आपका टॉपिक है एबीसी, वो ब्रोकर 103 और उसकी 2 पार्टीशंस हैं, एक पार्टीशन ब्रोकर 103 पे है और दूसरी पार्टीशन ब्रोकर 105 पे है। लेकिन आप कनेक्ट होते हैं ब्रोकर 101 के साथ, तो बेसिकली होता यह है कि ये मेटा डाटा गेट करता है, ब्रोकर्स की सारी लिस्ट आती है और वो कनेक्ट हो जाता है। जाके उसे पता चलता है कि मैंने जो एबीसी टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है उसकी पार्टीशंस बेसिकली ब्रोकर 103 और 105 पे एग्जिस्ट करती हैं। तो वो ब्रोकर 101 से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इन दोनों के साथ कनेक्ट होता है और अपने मैसेज प्रोड्यूस या कंज्यूम करना शुरू कर देता है डायरेक्टली इन ब्रोकर्स के ऊपर। तो उसके बाद इसका ब्रोकर 101, 102 या 104 के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली होता यह है कि आपको इन पांचों के ब्रोकर्स में से किसी एक के बूटस्ट्रैप सर्वर का पता है, तो दैट मीन्स आप किसी के साथ, बाकियों के साथ वो खुद ब खुद कनेक्टिविटी हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं ब्रोकर्स के इलेक्शंस की तरफ। ब्रोकर्स के जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो ब्रोकर्स में हमारे पास जो है बेसिकली इलेक्शंस हो रहे होते हैं। हमने एक कंट्रोलर्स के इलेक्शन देखे हैं जो कि हमारे सारे ब्रोकर्स के अंदर एक ब्रोकर एज ए कंट्रोलर इलेक्ट हो रहा होता है और वो बेसिकली सारे ब्रोकर्स की मॉनिटरिंग कर रहा होता है। ये बेसिकली ये जो ब्रोकर इलेक्शंस हैं ये हो रहे होते हैं आपके पार्टीशन लेवल पे। आपके कैफका क्लस्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं और टॉपिक्स के अंदर पार्टीशंस होती हैं और पार्टीशंस के अंदर मल्टीपल रेप्लिकास होते हैं हर पार्टीशन के। तो जो मल्टीपल रेप्लिकास होते हैं हर पार्टीशन के, उनमें से एक रेप्लिका जो है एज ए लीडर इलेक्ट होता है और बाकी एज ए फॉलोअर होते हैं, बाकी सारे फॉलोअर होते हैं। तो जब भी लेट्स सपोज आपका जो पार्टीशन का लीडर है वो जिस ब्रोकर पे है और वो ब्रोकर डाउन चला गया है, तो दैट मीन्स कि आपका वो लीडर डाउन चला गया। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम जो रीड और राइट के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सिर्फ लीडर्स के साथ जाके अपना कनेक्शन बना सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आप जो है जैसे ही आपका लीडर डाउन चला गया है, आप उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते उस पार्टीशन के साथ। इसका मतलब यह है उस टाइम पे हमें दोबारा से री इलेक्शन की जरूरत पड़ती है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनमें से एक नया लीडर इलेक्ट हो।
तो उसके लिए दोबारा से ये ब्रोकर्स इलेक्शन होते हैं, ये हर पार्टीशन के लिए होते हैं। जब भी उस पार्टीशन का लीडर डाउन चला जाता है तो फॉलोअर्स में से कोई फॉलोअर एज ए लीडर इलेक्ट हो जाता है। तो ये चीज जो है हमारी जू कीपर में कंटिन्यूसली परसिस्ट हो रही होती है कि हमारे पास जो है लीडर कौन है, फॉलोअर कौन है हर पार्टीशन का, और उसके अलावा हमारे पास जो है इन सिंक रेप्लिकाज और आउट ऑफ सिंक रेप्लिकाज कौन से हैं। कैफका जो है बाय डिफॉल्ट जो आपका लीडर इलेक्शन करवाता है वो इन सिंक रेप्लिकाज की लिस्ट में करवाता है, लेकिन आप जो है एनी रेप्लिका की एक प्रॉपर्टीज को अनेबल करके आप इसे अनेबल कर सकते हैं कि फिर वो ये करता है कि आपकी इन सिंक रेप्लिकाज को प्रायोरिटाइज करता है कि अगर आप लेट्स सपोज के आपके पास 3 रेप्लिकास की लिस्ट है जो कि एज फॉलोअर है, आपका लीडर डाउन चला गया है, तो दैट मींस कि वो इन सिंक रेप्लिकास की लिस्ट में से एक को इलेक्ट करेगा। अगर वो तीनों के तीनों आउट ऑफ सिंक पड़े हुए हैं तो फिर वो क्या करेगा, इन तीनों में से जो भी एक किसी एक को जो है इलेक्ट कर देगा अगर वो नॉर्मल रेप्लिकाज है। अगर उन तीनों में से एक इन सिंक रेप्लिकाज है और 2 आउट ऑफ सिंक रेप्लिका है तो फिर वो प्रायोरिटाइज करेगा जो इन सिंक रेप्लिका है उसे इलेक्ट करेगा और बाकियों को नहीं इलेक्ट करेगा। तो बेसिकली इन सिंक रेप्लिकाज की हमेशा हाई प्रायोरिटी होती है और नॉर्मल रेप्लिका की लो प्रायोरिटी होती है इलेक्शन के जो पार्टीशंस के इलेक्शंस वगैरह होते हैं। तो ये बेसिकली थी। अभी हम देखेंगे कि काफका क्लस्टर्स को हम कैसे अप वगैरह कर सकते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, काफका क्लस्टर बेसिकली 2 पैकेजेस में आता है। एक ओपन सोर्स आपको काफका का मिलता है जो कि करंटली मेरे पास है, और जो दूसरा है कन्फ्लुएंट का देता है। कन्फ्लुएंट CLI जो है वो एक्सटर्नल काफी चीजें देता है, जैसा कि आपको स्कीमा रजिस्ट्री, रेस्ट प्रॉक्सी देता है, मिरर मेकर फॉर डिजास्टर रिकवरी देता है। तो ये कन्फ्लुएंट CLI के अंदर आपको काफी ज्यादा इस तरह की एक्सटर्नल सोल्यूशन और KSQL का सोल्यूशन मिल जाता है, जो कि एक डिफरेंट टूल्स हैं जो कि कैफका के ऊपर बने हुए हैं, और ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं और सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन हम करंटली जो है ओपन सोर्स कैफका के साथ देख रहे हैं कि ओपन सोर्स कैफका को हम कैसे रन कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट कंट्रोलर्स कैसे इलेक्ट होते हैं और पार्टीशंस वगैरह कैसे वर्किंग कर रही होती हैं। तो ये हमने कैफका का हमारे पास एक जिप फाइल थी, उसे जस्ट हमने अनजिप कर लिया है तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। बिन के अंदर ये सारी इसकी कमांड्स हैं। आप इसे लिनक्स के लिए SH के साथ यूज कर सकते हैं और विंडोज का अलग एक फोल्डर है उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। और कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी हुई हैं। इनमें zookeeper.properties की कॉन्फ़िगरेशन है और सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ब्रोकर्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है। हर ब्रोकर के लिए आपको एक अलग प्रॉपर्टीज की फाइल देनी पड़ती है। तो zookeeper की कैफका जो डिफॉल्ट पैकेज आता है उसके अंदर एक डिफॉल्ट zookeeper आप रन कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्लस्टर लेवल पे रन करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हम जो है मल्टीपल इंस्टेंस के साथ zookeeper एक सेपरेटली रन करते हैं और हम कैफका के ब्रोकर्स के अंदर वो zookeeper मेंशन कर देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम लोकल मशीन पे रन कर रहे हैं तो हम इसे जो है इंटरनल zookeeper के साथ रन करेंगे। zookeeper की सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। zookeeper की ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। zookeeper कुछ अपना एक फोल्डर रखता है जिसके अंदर वो अपना डाटा वगैरह स्टोर करता है, और उसके अलावा जो है zookeeper की एक पोर्ट वगैरह होती है 2181 पे ये करंटली रन हो रहा है, जिसे हम इधर से चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर से। फिर सिमिलरली हम ब्रोकर्स की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। ब्रोकर्स में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले ये ब्रोकर की आईडी होती है। ये हर ब्रोकर की आईडी यूनिक होनी चाहिए। करंटली ये ब्रोकर्स की आईडी 0 है, और अगर मैं दूसरे ब्रोकर की प्रॉपर्टी खोलता हूँ तो उसकी आईडी हमने 1 रखी हुई है। तो सिमिलरली आपके हर ब्रोकर की एक डिफरेंट आईडी होती है। अभी हम करंटली इसे लोकल मशीन पे रन कर रहे हैं तो इसे हम मल्टीपल पोर्ट्स पे रन कर रहे हैं, लेकिन जब आपके क्लस्टर लेवल पे रन करते हैं तो आपके ये सेम पोर्ट पे हो सकता है लेकिन इसका यूआरएल डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका हर ब्रोकर एक डिफरेंट यूआरएल पे रन हो रहा होगा, पोर्ट बेशक सेम हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं। इसके लिए आपको एक सेपरेट फोल्डर मेंशन करना पड़ता है कि ये कैफका अपने बेसिकली जो डाटा स्टोर कर रहा होता है वो लॉग फाइल की फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है। तो आपको ये लॉग फाइल स्टोर करनी पड़ती है कि लॉग फाइल्स आपकी किस फोल्डर में किस डायरेक्टरी में जाके पड़ी हो। और उसके अलावा फिर कैफका की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है। अगर लेट्स सपोज आप ये प्रॉपर्टीज नहीं देते तो कैफका ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पिक कर लेता है। इसमें
पार्टीशंस है, रेप्लिकेशन फैक्टर है, और सारी इनसिंक मिनिमम इनसिंक रेप्लिकाज हैं, फिर रिटेंशन टाइम आ जाता है, सेगमेंट बाइट्स आ जाते हैं। ये काफी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं जिन्हें हम मैनेज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे चेंज वगैरह कर सकते हैं जिस तरह की जरूरत हो, क्योंकि ये कैफका जो है बेसिकली आप इसे परमानेंट स्टोरेज के तौर पे नहीं रख सकते। इसका कुछ ना कुछ रिटेंशन पीरियड होता है। बाय डिफॉल्ट इसका रिटेंशन पीरियड 160 आवर्स का 168 आवर्स का होता है, जो कि 7 डेज बनते हैं। 1 वीक का रिटेंशन पीरियड होता है। तो मोस्टली आपने कुछ ना कुछ इसे रिटेंशन टाइम देना है। उसके बाद जो भी डाटा 7 दिन से ऊपर हो जाएगा तो वो डिलीट होता जाएगा, वो डाटा जो है ऑटोमेटिकली क्लीन अप होता जाएगा। अच्छा यार, तो 2 small points. Number 1, as a rule, every 3-4 slides the speaker should ask if anybody has any questions. तजल्ले आप अपने जो rules बताती हैं शुरू में, please make it part of that. Second, the speaker should keep an eye on the chat. There are a few questions in chat, so please keep an eye कि chat पे लोग क्या पूछ रहे हैं, and you can give brief answers as we go. Session के अंदर एक certain level of audience engagement is important. ओके, सो ये बेसिकली इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है। चैट में देखें, जूम की चैट में क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रोकर 1 के पास इंफॉर्मेशन होती है अदर ब्रोकर्स के बारे में। तो इस चीज को मैंने मेंशन किया है कि ब्रोकर 1 के पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होती है दूसरे ब्रोकर्स के बारे में, लेकिन उसे ज़ूकीपर के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है। हर ब्रोकर के ऊपर एक मेटा डाटा की फाइल पड़ी होती है जिसके अंदर सारी अदर ब्रोकर्स की भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, और ये हमेशा लेटेस्ट मेटा डाटा की फाइल होती है। और इस थ्रू मेटा डाटा फाइल आपके पास जो है, हर ब्रोकर के पास जो है इंफॉर्मेशन दूसरे की होती है, लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उस तरह से ब्रोकर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस चीज को हमने जैसे इधर देखा है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर भी जब हम देख रहे होते हैं, इस चीज को हम नीचे प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर हम सिर्फ इधर जो है ज़ूकीपर का पाथ बता रहे होते हैं, ज़ूकीपर की जी नोड बता रहे होते हैं जो कि इधर रन हो रही है। हर ब्रोकर को दूसरे ब्रोकर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो ज़ूकीपर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन उनके पास जब ज़ूकीपर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो एक मेटा डाटा की लेटेस्ट फाइल आ जाती है जो उनको लेटेस्ट सारे ब्रोकर अदर ब्रोकर्स की लिस्ट देती है, और हर ब्रोकर पे जो पार्टीशंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्लैरिटी है कि कुछ और आप पूछना चाहते हैं? अच्छा, ज़ूकीपर ऑल्टरनेट क्यूबरनेटिस का नहीं है। ज़ूकीपर एक सेपरेट चीज है, एक काइंड ऑफ स्टोरेज, परसिस्टेंट स्टोरेज टाइप चीज है जो कि लॉकिंग को अच्छे तरीके से हैंडल करती है, इलेक्शंस करवाती है, इस तरह से है। और क्यूबरनेटिस से आई डोंट थिंक सो कि इसका डायरेक्टली कोई कंपैरिजन बनता है कि नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता है इसका कोई कंपैरिजन क्यूबरनेटिस के साथ बनता है, क्योंकि ये बेसिकली आपका एक स्टोरेज टाइप ऑफ चीज है। पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे चल रहा होता है। कैफका एक स्टीमिंग प्रोसेसिंग का एक टूल है बेसिकली। अच्छा, कैफ आई थिंक just for CB Kubernetes जो है वो एक orchestration tool है, जबकि Zookeeper is as you mentioned कि it's mostly used in distributed systems जहाँ पे आपको distributed logs चाहिए होते हैं। For example जिसमें उन्होंने mention किया कि brokers ने जब elections करने होते हैं तो then वो उनको एक log they have to get a log, तो वो उसमें it's that mechanism plus ये cloud native information में you can use it as an alternative for storing configurations as well or states of your brokers, उसके लिए भी आप कर सकते हो। It's not an orchestration tool like हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा आपके कैफका जो है वो क्यू के तौर पे इस तरह से काम नहीं कर रहा होता है। ये काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है मैसेजिंग क्यू और आपके परसिस्टेंट डेटाबेस भी नहीं होता है, आपका मैसेजिंग क्यू भी नहीं होती, क्योंकि मैसेजिंग क्यू में आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप एक दफा एक मैसेज को जब रीड कर सकते हैं, आप उसे रिप्ले नहीं कर सकते हैं। और आप जो है बेसिकली आपको किसी
मैसेज दरमियान से नहीं रीड कर सकते। इसमें आप मैसेजेस को दरमियान से रीड भी कर सकते हैं और जो है आप जो है उसे मल्टीपल जो है स्टोर भी कर सकते हैं, रिप्ले भी करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये परसिस्टेंट डेटाबेस भी नहीं है। उसकी रीजन यह है कि इसका एक रिटेंशन पीरियड है। बाय डिफॉल्ट ये 7 डेज होता है। ये परमानेंट डेटा को नहीं रख सकता जैसा कि आपके नॉर्मल डेटाबेस आपके डेटा को परमानेंटली रखते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और आया कि परफॉर्मेंस अच्छा, इश्यूज को मेरा कैफका मेरा क्वेश्चन वो क्यू से रिलेटेड था। अब मुझे ये चीज करना चाह रहा हूँ कि मैं दो सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो ये एज अ क्यू मतलब क्यू का मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था कि क्यू में मतलब डाटा आता है, रीड करते हैं और रीड इन सीक्वेंस में रीड कर रहे होते हैं। तो आपने ये क्या बीच में से भी कहीं से भी डाटा रीड कर सकते हैं? वहां पर आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, वो थोड़ा सा repeat- अगर बेसिकली ऑफसेट मैनेजमेंट हो रही होती है और आप किसी ऑफसेट से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जरूरी नहीं होता है, आप अर्लीस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टीमिंग डाटा के लिए यूज होता है, तो दैट मीन्स आपका डाटा कंटिन्यूअसली आ रहा है। आप सबसे पहले मैसेज से भी रीड कर सकते हैं, आखिरी मैसेज से भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे ऑफसेट बताएं, ऑफसेट आईडी बताएं, तो वो आप दरमियान से भी कहीं से मैसेज रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और डिटेनिएशन का आपने कि मतलब ऑटोमेटिकली 7 डेज बाद डिलीट हो जाएगा, तो हाँ क्या जी। मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि मैं खुद भी इनवैलिडेट कर सकूं कि ये डाटा मैसेज इनवैलिडेट है और इसका मतलब मुझे ये मैसेज नहीं चाहिए, तो मतलब खुद भी कुछ मैसेजेस अगर स्ट्रीम में यूज कर रहा हूं तो उसको मैं इनवैलिडेट कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते। फिल्टर्स तो कर सकते हैं आप किसी कीज की बेस पे मैसेजेस को, लेकिन आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते। लेकिन आप अपना रिटेंशन पीरियड चेंज कर सकते हैं। 7 डेज से आप 1 आवर पे कर सकते हैं, 1 डे पे कर सकते हैं, या इवन आप अपना रिटेंशन पीरियड को आप डाटा के साइज पे भी रख सकते हैं कि जब आपका टोटल साइज जो है डाटा का 1 GB हो जाए, तो 1 GB से ऊपर जितना डाटा होता जाए, तो आप जो है ना जितना जो पुराना डाटा है उधर से डिलीट करना शुरू करते जाए। ये जो है बेसिकली मैसेज सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि इसमें जो है आपके ओवरऑल डाटा के सेगमेंट्स बन रहे होते हैं, और जैसे ही नया सेगमेंट आता है तो पुराने सबसे अर्लीस्ट सेगमेंट को वो डिलीट करता जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, इसमें कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज के बारे में आया जी कि परफॉर्मेंस इशू इसमें इसलिए नहीं होता है कि ये कभी भी डाटा को मेमोरी में लेके नहीं आता। ये मैसेजिंग ये आईओ के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके थ्रू डाटा जो है डायरेक्ट डिस्क आईओ ऑपरेशन के थ्रू डायरेक्टली डिस्क में राइट करवाता है। जो भी आपका बाइनरी डाटा आता है वो डायरेक्टली डिस्क में राइट हो रहा होता है, मेमोरी में नहीं आ रहा होता है। इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत हाई है उसकी निस्बत एज कम्पेयर टू आपकी मैसेजिंग क्यू के टूल्स जो है रेबिट एमक्यू या उनकी निस्बत। और उसके अलावा जो है ये जो है इसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जैसे मैंने बताया, आप कर सकते हैं कि आप कोई भी एक नई मशीन लाएं, उसे जो है एज ए ब्रोकर अप करें और उसे साथ इंटीग्रेट करते हैं, एक रनिंग क्लस्टर में उसे इंटीग्रेट करते जाएं। तो आप जो है इससे मजीद जो है इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस इटसेल्फ भी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि ये मैसेजेस को जो है इन मेमोरी में बिल्कुल नहीं लेके आता, और उसके अलावा जो है ये मैसेजेस को जो है कंटिन्यूअसली डिलीट भी करता है, क्लियर करता जाता है, एक लिमिटेड टाइम के मैसेजेस रखता है। अच्छा, मैनेज सर्विसेज अवेलेबल इन मार्केट, इसके जो सबसे मेन चीज आती है कि जो है मैनेज सर्विस जो सबसे आता है वो कन्फ्लुएंट की अपनी आती है। कन्फ्लुएंट CLI का जैसे मैंने बताया वो बेसिकली आपको मैनेज सर्विस देता है कैफका की। आप उनके कन्फ्लुएंट CLI ले लें और आप उनके सर्वर से भी आप मतलब कि परचेज कर सकते हैं, एज ए सर्विस भी कैफका को परचेज वगैरह कर सकते हैं उनसे। तो वो कन्फ्लुएंट इटसेल्फ जो है इस कैफका की मैनेज सर्विस देता है। और उसके अलावा मेरे ख्याल में AWS वगैरह पे भी आपको कैफका वगैरह की मैनेज सर्विसेज मिल जाती हैं। चलिए मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा जो है जस्ट रैप अप करता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा डेमो दिखा के हम इसे कैसे आप कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं। सबसे पहली कमांड ये है कि जब भी आपने कैफका क्लस्टर को अप करना है, आपने ज़ू कीपर को अप करना है। ज़ू कीपर को अप करने के लिए आपकी सिंपल ये एक कमांड है,
जिसे हम जो है जू कीपर स्टार्ट सर्वर स्टार्ट की एक कमांड है, और उसके आगे हम जू कीपर की प्रॉपर्टीज की फाइल दे रहे होते हैं, जिसमें जू कीपर की पोर्ट डिफाइन है और उसकी स्टोरेज का फोल्डर डिफाइन है। तो उसके साथ हमारा ये जो है जू कीपर रनिंग में आ जाता है। उसके बाद हमने एक एक करके जो है अपने जो है वो ब्रोकर्स को अप करना है, कैफका के ब्रोकर्स को अप करना है। ये हम जो है सबसे पहला ब्रोकर 1 को अप करते हैं, जिसकी ब्रोकर आईडी 0 है। इसके साथ हमने सबसे जो पहला ब्रोकर है, इससे रनिंग में आ गया है हमारा ब्रोकर आईडी 0 के साथ। उसके बाद एक दो और ब्रोकर्स अप कर लेते हैं, तो मे बी हमें अच्छा जो है कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाएगा कि कंट्रोलर इलेक्शंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ये हमारा सेकंड ब्रोकर्स अप हो गया है, और एक हमने थर्ड ब्रोकर अप कर लिया है। ये करंटली ये तीनों ब्रोकर्स एक डिफरेंट पोर्ट पे रन हो रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे 4 ब्रोकर्स करंटली अप हो गए हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास जो ब्रोकर्स की सारी लिस्ट मेंटेन हो रही होती है, ये हमारे जू कीपर के लेवल पे हो रही होती है। तो जू कीपर के अंदर हम ये चेक कर सकते हैं करंटली हमारे ब्रोकर्स कौन कौन से हैं। ये जू कीपर में हमें पता चल जाता है ब्रोकर 0, 1, 2 और 3 आईडी के साथ ये 4 ब्रोकर करंटली अप हैं। और इसके अंदर मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कंट्रोलर ब्रोकर, मुझे बताओ कि करंटली कंट्रोलर ब्रोकर कौन सा है। तो ये हमारे पास एक कंट्रोलर ब्रोकर जो ब्रोकर 0 है, बेसिक ब्रोकर आईडी 0 है, ये बेसिकली कंट्रोलर है। क्यों? इसने सबसे पहले इफर्मल की नोड क्रिएट कर ली थी और उस वजह से ये ब्रोकर 0 है। और इसके अंदर लेट्स सपोज मैं ब्रोकर को डिलीट करता हूं और दोबारा से मैं कंट्रोलर को डिलीट करता हूं और देखता हूं कि दोबारा से ये सारे जो ब्रोकर्स हैं वो कंट्रोलर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा से कंट्रोलर गेट करता हूं तो अब वो एक डिफरेंट ब्रोकर इलेक्ट हो गया होगा एज ए कंट्रोलर। अब ये ब्रोकर आईडी 1 वाला ब्रोकर जो है कंट्रोलर इलेक्ट हो गया है। ओवरऑल ब्रोकर्स की लिस्ट अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, 0, 1, 2, 3 के साथ। अभी ये चीज आती है, हमारे पास एक नया टॉपिक क्रिएट करते हैं कैफका इंट्रोडक्शन टेस्ट टॉपिक के नाम का। ये हमारा जो है एक नया टॉपिक क्रिएट हो गया है इसके नाम से, और इसको हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बताता है इस टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली ये जो है इंफॉर्मेशन आपको इनसिंक रेप्लिकास के इस बारे में बता रहा होता है कि इस टॉपिक के इनसिंक रेप्लिकास कौन से हैं, आउट ऑफ सिंक रेप्लिकास कौन से हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन ये सारी आपको इसमें मिल रही होती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा एक वैसे आपसे क्वेश्चन है थोड़ा सा कि अगर ये आपको मैंने बताया है कि जैसे जू कीपर को अप करते हैं तो उसके सबसे पहले जू कीपर को अप करना होता है, और उसके अलावा जो है आपने बाकी 1 बाय 1 सारे ब्रोकर्स को अप करना होता है। तो मैंने एक जू कीपर का यूआरएल दिया, और जू कीपर का मैंने बताया कि सारी चीजें जो है इंटीग्रेट जू कीपर के थ्रू हो रही होती हैं। तो आपके ख्याल में एक जू कीपर के थ्रू आप मल्टीपल कैफका क्लस्टर अप कर सकते हैं? Anyone want to answer this question? आई थिंक अगर क्लस्टर के अंदर आप बता रहे थे जू कीपर जो होता है उस केस में तो नहीं हो सकता। अगर सेपरेटली वो डिफरेंट होस्ट पे रिजाइड कर रहा है फिर मे बी डिफरेंट क्लस्टर्स मैनेज हो सकते हैं। नहीं, मैं इसे थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ। अच्छा, जू कीपर के ऊपर आप मल्टीपल कैफका क्लस्टर भी अप कर सकते हैं। होता ये है कि करंटली हमारा जो जू कीपर इधर हम बताते हैं, ये जो चीज है ना, हमारा जू कीपर एक सिंगल रूट नोड के साथ रन हो रहा है। तो जू कीपर की अगर हम इधर स्लैश करके एक नोड 1 दे दें, ये बेसिकली जी नोड बन रही होती हैं। और सेम चीज हम इस साइड पे कर दें कि इधर भी हम जो है जू कीपर की ये नोड 1 दे दें, और तो दैट मीन्स कि हमारा ये सर्वर 1 जो है बेसिकली नोड 1 पे मतलब एक सेपरेट क्लस्टर रन हो रहा है।
और जो ये सर्वर 2 को मैं अगर नोड 2 के साथ अब करता हूँ, ज़ूकीपर की नोड 2 के साथ, दैट मीन्स कि ये एक सेपरेट कैफका क्लस्टर चल रहा है। ये दोनों एज ए सेपरेट कैफका क्लस्टर जो है काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप ज़ूकीपर के ऊपर एक ही ज़ूकीपर पे रहते हुए मल्टीपल कैफका क्लस्टर को भी अप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज होती है। ये जो है बेसिकली आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। बाकी मैं मजीद मेरे ख्याल में मजीद टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे, और तैयब को कहूंगा कि वो आगे कंटिन्यू करें टॉपिक्स और पार्टीशंस वगैरह के ऊपर। Umar, can you please stop sharing the screen so that I can share? Yes, sure. So guys, first basically हम mainly discuss कर रहे होंगे Kafka producers and consumers को। उससे पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे so that we have a better understanding of that. Basically एक काफका का टॉपिक मल्टीपल पार्टीशंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, और उसके हर पार्टीशन के ऊपर हम रीड और राइट ऑफसेट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। So as you can see in the picture that a producer is managing the write offsets, और उसके साथ हमारे पास जो consumers होते हैं वो अपने particular offsets को मैनेज कर रहे होते हैं। So basically डाटा जो है वो इंक्रीमेंटल वे के अंदर मूव कर रहा होता है। जैसे ही प्रोड्यूसर जो है वो हमारा डाटा प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो उस अपने ऑफसेट्स को वो इंक्रीमेंट कर रहा होता है, और फिर मल्टीपल जो हमारे कंज्यूमर्स उस डाटा को कंज्यूम करना चाहते हैं वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं बाय इंक्रीमेंटिंग देयर ओन ऑफसेट्स। सो दिस वाज अ स्मॉल एनाटॉमी ऑफ अ टॉपिक, एंड अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अ प्रोड्यूसर। जैसे कि अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि प्रोड्यूसर इज़ बेसिकली प्रोड्यूसिंग डाटा ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो जब हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो हमारा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डाटा प्रोड्यूस करेगा, सो हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो किस पार्टीशन के ऊपर डाटा प्रोड्यूस करेगा। सो इसमें हमारे पास कैफका हमें डिफरेंट पार्टीशन असाइनमेंट स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है। उनमें से जो डिफ़ॉल्ट पार्टीशन असाइनमेंट स्ट्रेटजी होती है वो राउंड रॉबिन असाइनमेंट स्ट्रेटजी होती है, जिसके अंदर हम इंक्रीमेंटल और सर्कुलर वे के अंदर पार्टीशंस को किसी एक प्रोड्यूसर को असाइन कर रहे होते हैं। सो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पार्टीशंस हैं और हमारा एक प्रोड्यूसर डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट विल डेफिनेटली मूव फ्रॉम P0, P1, P2 एंड देन अगेन इट विल मूव बैक टू P0, और इस तरह हमारा सर्कुलर वे में डाटा जो है वो पार्टीशंस जो हैं वो असाइन हो रही होती हैं। यहाँ पे एक जो कैफका एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है वो डाटा बैचेस की यूज़ करता है। सो कैफका के अंदर, कैफका प्रोड्यूसर के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर कोई कैफका प्रोड्यूसर डाटा को प्रोड्यूस करता है तो वो फ़ौरन ही किसी टॉपिक के ऊपर सेंड कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे डाटा बैचेस का कॉन्सेप्ट आता है, और डाटा बैचेस बेसिकली क्रिएट किए जा रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। दीज आर बेसिकली कैफकाज प्रॉपर्टीज़ जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। सो बैच डॉट साइज बेसिकली डिफाइंस के हमारे डाटा बैच का साइज़ क्या होगा, और लिंगर डॉट एम एस बेसिकली टाइम डिफाइन करता है कि कितनी देर तक हम वेट करेंगे टू मेक श्योर कि हमारे पास ये वाला डाटा आ जाए। इसमें बेसिकली हमारे पास और की कंडीशन होती है, और हम बेसिकली वेट कर रहे होते हैं कि ईदर ऑफ दीज कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं तो कैफका प्रोड्यूसर विल क्रिएट अ न्यू बैच ऑफ डाटा एंड देन इट विल सेंड दैट पर्टिकुलर डाटा टू a particular partition depending upon the assignment strategy. So जो सेकंड पार्टीशन असाइनमेंट स्ट्रेटजी हमारे पास होती है वो की बेस्ड होती है। सो जैसे उमर ने हमें बताया कि काफका डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड करता है।
सो इसमें एक और जो फॉर्मेट हमारे पास होता है वो की वैल्यू बेस्ड होता है। सो हम प्रोड्यूसर से की वैल्यू बेस्ड डाटा को सेंड कर सकते हैं, और की वैल्यू बेस्ड डाटा सेंड करने के बाद प्रोड्यूसर कैफका बेसिकली ये कर रहा होता है कि हर की के ऊपर एक हैश कैलकुलेट करता है। उस हैश के अगेंस्ट बेसिकली एक पर्टिकुलर पार्टीशन असाइन किया कर दी जाती है, और फिर उसके बाद ये मेक श्योर किया जाता है कि जब भी एक पर्टिकुलर की आती है उसके अगेंस्ट डाटा जो है वो सेम पार्टीशन के ऊपर थ्रो किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर सेम की के साथ हम डाटा सेंड करेंगे तो उसकी हैश वो हर दफ़ा सेम होती है। सो इस तरह हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम अपना पर्टिकुलर डाटा अगर चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टीशन के ऊपर ही थ्रो करें तो हम की बेस्ड असाइनमेंट स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास हैं प्रोड्यूसर डिलीवरी सिमेंटिक्स। सो जो काफका हमें डिलीवरी सिमेंटिक्स प्रोवाइड करता है वो है हमारे पास एट मोस्ट वंस, एट लीस्ट वंस और एग्जैक्टली वंस। सो ये प्रोड्यूसर डिलीवरी सिमेंटिक्स बेसिकली काफका की एक प्रॉपर्टी एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो को बेसिकली की मदद से हम जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वंस के लिए हमें enable डॉट idempotency इज इक्वल टू ट्रू का भी फ्लैग को ट्रू करना पड़ता है। सो बेसिकली एट मोस्ट वंस के अंदर हम प्रोड्यूसर सेंड एंड फॉरगेट की अप्रोच यूज़ कर रहा होता है। सो इसमें होता ही है कि वी जस्ट सेंड, और प्रोड्यूसर जस्ट सेंड्स द डाटा टुवर्ड्स अ टॉपिक, और उसके बाद वी डोंट केयर कि डाटा वाज रिसीव्ड बाय द पर्टिकुलर पार्टीशन और अ टॉपिक, एंड वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सो इसमें डाटा लॉस के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास एटलीस्ट वंस की डिलीवरी सिमेंटिक है। इसमें बेसिकली यूँ होता है कि आपका प्रोड्यूसर जो है वो वेट कर रहा होता है फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो जब तक प्रोड्यूसर को एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, इट डजंट मार्क अ पर्टिकुलर बैच ऑफ डाटा कि ये डाटा मैंने सेंड कर दिया है। सो एज सून एज एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है तो प्रोड्यूसर हमारा उस डाटा को मार्क कर देता है एज सेंड। उसके बाद हमारे पास एग्जैक्टली वंस की सिमेंटिक आती है। एग्जैक्टली वंस के अंदर हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हम अपने किसी डाटा को सिर्फ एक ही दफ़ा सेंड करें। सो इसको हम डिटेल्स में आके देखते हैं। अभी तक अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क। So I think let's move forward. So basically हमारे पास एटलीस्ट वंस हमें डाटा सेंड करने की फंक्शनैलिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक इशू आता है जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन का इशू। सो व्हाट हैपेंस इज कि प्रोड्यूसर हमारा बेसिकली जब डाटा को प्रोड्यूस करता है टुवर्ड्स अ ब्रोकर, और वो डाटा पार्टीशन के ऊपर हमारे पास आ जाता है। So broker has to generate an acknowledgement to the producer कि आप इस डाटा को मार्क एज सेंड कर दें। लेकिन ड्यू टू सम नेटवर्क ग्लिचेस एंड और सम अदर इश्यूज, अगर प्रोड्यूसर को वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, सो प्रोड्यूसर विल अगेन सेंड दैट डाटा, एंड broker will be appending that data on a particular topic. So इससे हमारे पास डुप्लीकेशन का इशू आ जाता है। सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एग्जैक्टली वंस हमें idempotency enable idempotency इज इक्वल टू ट्रू का फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जब हम अपना फ्लैग को ट्रू कर देते हैं तो हम काफका प्रोड्यूसर बेसिकली सिर्फ हमारे की वैल्यू पेयर को ही सेंड नहीं कर रहा होता, वो उसके साथ प्रोसेस आईडी और सीक्वेंस आईडी को भी अपेंड कर रहा होता है। सो इससे होता ही बेसिकली हमारा जो प्रोसेस आईडी है वो डिफाइन कर रहा होता है हमारे प्रोड्यूसर को, और हमारा जो सीक्वेंस आईडी है वो पर्टिकुलर बैच को असाइन डिफाइन कर रहा होता है। So once this whole information is sent to a particular broker, वो ultimately हमारे टॉपिक के ऊपर प्रोसेस करती है,
और उसके बाद जो हमारा बिहेवियर था कि हमने एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है प्रोड्यूसर को, और फॉर एग्जांपल वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉस हो जाती है, सो उसके बाद प्रोड्यूसर विल बी अगेन सेंडिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रोकर। सो यहाँ पे क्योंकि हमने सीक्वेंस आईडी और प्रोसेस आईडी को यूज़ किया हुआ है, सो हमारे ब्रोकर को ये इंफॉर्मेशन का आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी, क्योंकि मैंने ये इंफॉर्मेशन पहले रिसीव की थी और ये हमारे पास टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी परसिस्ट कर रही है, सो इट विल जस्ट सेंड एन एक्नॉलेजमेंट, a duplicate acknowledgement towards the producer, and producer will just get that information and mark that as sent. So अभी तक के कोई क्वेश्चंस चला चैट में? So I think ये previous related ही हैं. So do you guys have any questions up till now? I think there are many questions in chat window. You can take a look. Okay. I think they are from the previous presentation. Oh, sorry. Someone, can you please read about it? Yes, I think these are related to the previous Umar's presentation. So let's move towards the consumer. So consumer, we have an understanding that consumer basically will be consuming data off of a particular topic. So Kafka हमें एक और चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है, वो है consumer groups का concept. So consumer groups में basically कुछ ऐसे हो रहा होता है कि हम जब भी अपने कंज्यूमर को स्टार्ट करने लगते हैं तो हम डिफाइन कर देते हैं किसी के ये पर्टिकुलर हम कंज्यूमर ग्रुप को एक पर्टिकुलर ग्रुप आईडी असाइन कर देते हैं, सॉरी कंज्यूमर को एक ग्रुप आईडी असाइन कर देते हैं. सो दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप, और हम उस पर कंज्यूमर ग्रुप को एज अ होल ऑपरेट कर सकते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं. सो डेफिनेटली इसमें होता ही है कि हर कंज्यूमर ग्रुप जो है वो सब्सक्राइब कर सकता है फॉर टू वन और मोर टॉपिक्स. सो जैसे हमने कंज्यूमर प्रोड्यूसर की पार्टीशन असाइनमेंट स्ट्रेटजीज देखी थी, उसी तरह हमारे पास कंज्यूमर की भी पार्टीशन असाइनमेंट स्ट्रेटजीज हैं. सो जो डिफ़ॉल्ट पार्टीशन असाइनमेंट स्ट्रेटजी हमें मिलती है वो है रेंज असाइनर. सो इसके अंदर कुछ यूँ हो रहा होता है कि हम रेंजेस के अंदर पार्टीशंस को असाइन कर रहे होते हैं टू कंज्यूमर्स. So as you can see in the right picture that a particular range is assigned to a consumer, and then there is another range that is assigned to another consumer. So इसमें हमारा जो Kafka है वो एक एल्गोरिदम यूज़ कर रहा होता है जिसके अंदर वो बेसिकली हमारी पार्टीशंस को लैक्सोग्राफिक ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करता है, एंड देन इट सॉर्ट्स द कंज्यूमर्स इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, एंड देन बेसिकली assigns them in ranges and tries to make sure कि वो equal number of partitions जो हैं वो हर consumer को assign हो जाए. So जो range assigner है उसका जो एक benefit जो हम utilize कर सकते हैं वो होता है कि जब हम हमारा consumers join करना चाहते हैं from multiple topics who has जो कि जिनके पास मल्टीपल पार्टीशंस होती हैं और हमारे कंज्यूमर्स उन पार्टीशंस के ऊपर से डाटा को ज्वाइन करना चाहते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट कंज्यूमर 1 इज बेसिकली गेटिंग डाटा फ्रॉम partition 0 of both the topics A and B. So it is basically joining that particular information और उसके ऊपर फिर कंज्यूमर से हम कोई भी ऑपरेशंस वगैरह कर सकते हैं.
सो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टीशन असाइनमेंट स्ट्रेटजी कंज्यूमर के लिए होती है वो है राउंड रॉबिन असाइनर. सो राउंड रॉबिन असाइनर के अंदर बेसिकली सर्कुलर वे के अंदर हमारे पास पार्टीशंस जो हैं वो साइन की जा रही होती हैं. सो एज यू guys can see P0, P1 and P2 are assigned to C0, C1, C2 and then it will be moving on. सो बेसिकली जो मेन मकसद जो राउंड रॉबिन असाइनमेंट को यूज़ करने का है वो बेसिकली हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है. इससे हम बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि हमारा कोई भी कंज्यूमर या कंज्यूमर जो है वो अनयूटिलाइज ना रहे. सो लास्ट थिंग दैट आई फॉरगॉट अबाउट है कि बेसिकली रेंज असाइनर के अंदर हमारे पास जो डेफिशिएंसी आती है वो ये है कि हम हमारे कुछ कंज्यूमर्स जो हैं वो अनयूटिलाइज्ड रह सकते हैं क्योंकि हम रेंजेस के अंदर असाइन कर रहे होते हैं. सो देयर माइट बी अ कंज्यूमर दैट डज नॉट गेट दैट पर्टिकुलर रेंज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज. So that problem can be solved by using a round robin assigner. इस तरह हम जिनसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को बेटरली. So the last thing that we'll be discussing is consumer delivery semantics. So यहाँ पे बेसिकली जैसे हमने प्रोड्यूसर के लिए डिलीवरी सेमेंटिक्स चेक किए थे हम यहाँ पे भी देखेंगे. प्रोड्यूसर हमें 3 डिलीवरी सेमेंटिक्स ऑफर करता था लेकिन कंज्यूमर जो है वो हमें सिर्फ 2 डिलीवरी सेमेंटिक्स ऑफर करता है. जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो एट मोस्ट वंस का है जिसके अंदर रीड एंड फॉरगेट की अप्रोच यूज़ की जा रही होती है. इसके अंदर हम डाटा लॉस को प्रेफर कर रहे होते हैं रादर दैन डिलीवरिंग अ मैसेज ट्वाइस, जो कि हमने डिस्कस किया था कि पहले डुप्लीकेशन एक मेन इशू है जो कि हमें डाटा रीड और राइट करते हुए बता रहा होता है. सो बेसिकली इसके अंदर enable.auto-commit true का एक फ्लैग है जो कि कैफका में प्रोवाइड करता है. सो इट्स बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज के जैसे ही हमारा कंज्यूमर डाटा को रीड करता है सो इट बेसिकली ऑटोमेटिकली कमिट्स दैट डाटा एंड मार्क्स दैट डाटा एज रीड. So if we want to move towards at least once a delivery semantic, so इसमें होता कुछ यूँ है कि हम enabled और auto commit को false कर देते हैं और उसके बाद मैनुअली कमिट कर रहे होते हैं अपने डाटा को. सो जो एटलीस्ट वंस हमें जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो ये करता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू रीड अ पर्टिकुलर डाटा एंड देन इफ़ वी वांट टू परसिस्ट दैट डाटा एज वेल इनटू अ पर्टिकुलर डेटाबेस. सो इफ़ हम अगर एट मोस्ट वंस यूज़ कर रहे होंगे सो जैसे ही कंज्यूमर से डाटा रीड करेगा टॉपिक से कंज्यूमर डाटा रीड करेगा so it will auto commit it and there can be an error while we are saving that particular data into a database. So we can leverage this flag there और हम इसको false करके we can make sure कि जैसे ही हम data read करें we are not auto committing it and then we are persisting that particular data in database and then we are manually committing that and telling our topic that we have read that particular information. So इसके अंदर basically read message more than once rather than losing it. So basically हम data loss जो है यहाँ पे हम उसको prefer नहीं करते. हम कहते हैं कि हम data बार बार read कर लेंगे लेकिन हमें surety होनी चाहिए कि हमारे पास हमारा जो data है वो हमें मिल रहा हो. So अब हम move करेंगे towards a demo. So if you guys have any questions, I think there are some questions now. Tayyab, I'm answering the questions. You can continue with the session. Yeah. I'm answering all the questions on the chat. Chat के ऊपर जो है वो full scene on किया हुआ है. Good job, Umar. Okay, great guys. So जैसे उमर ने हमें बताया था कि हमें बेसिकली ज़ूकीपर का इंस्टेंस अप करना पड़ता है और हमें कुछ ब्रोकर्स भी अप करने पड़ते हैं. सो दैट पार्ट इज़ डन बाय उमर. सो आई हैव ऑलरेडी डन दैट और मैंने बेसिकली 2 ब्रोकर्स को अप किया हुआ है और हमारे पास 7 ज़ूकीपर भी अप है. उसके बाद मैंने एक टेस्ट टॉपिक क्रिएट किया हुआ है. सो विल बी यूजिंग बेसिकली Java code
to basically for this demo. So it's basically a POM project और इसके अंदर मेवन प्रोजेक्ट है ये, और हमने बेसिकली काफका क्लाइंट्स की डिपेंडेंसी यूज़ की है, सो वी कैन लेवरेज Kafka's API. So it's a basic code for a producer that will be producing information to a particular topic. So इसमें basically हमें अपने सर्वर की information जो हमने Zookeeper जो हमने broker up किया, जो Zookeeper up किया हुआ broker information up की हुई है, उसकी जो हमारे पास port थी उसकी information देनी पड़ती है. उसके बाद जो हमने information हमने discuss किया था कि producer delivery semantic हम कौन सा use कर रहे होंगे, वो हम utilize करेंगे all. और उसके बाद हम बेसिकली क्योंकि हम स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर रहे होंगे, सो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन से सीरियलाइजर्स यूज़ करेंगे फॉर सीरियलाइजिंग और की एंड वैल्यूज़. वी कैन डेफिनेटली ऐड और सीरियलाइजर हेयर एज वेल. सो इसमें बेसिकली होता कुछ यूँ है कि हम अभी करंटली हम बेसिकली कमांड लाइन से इनपुट ले रहे होंगे और ईच कमांड लाइन के ऊपर हम डाटा को सेंड कर रहे होंगे. 3 डिफरेंट मैसेजेस हम सेंड कर रहे होंगे. एक वो जो हमने मैसेज को सेंड किया जो कमांड लाइन से इनपुट दिया होगा, और उसके बाद कुछ हार्ड कोडेड मैसेजेस हैं जो कि मैंने हर दफ़ा सेंड किए हैं टू एक्सप्लेन द की वैल्यू, टू एक्सप्लेन द की पार्टीशन असाइनमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो उसके बाद हमारे पास 2 डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं जो कि बेसिकली रीड कर रहे हैं डाटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक. उसके बाद ये सिमिलर इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे हम पोर्ट्स वगैरह असाइन करते हैं सर्वर्स की, और उसके बाद हम ग्रुप आईडी असाइन कर रहे हैं जो हमने कंज्यूमर ग्रुप डिस्कस किए थे कि हम एक कंज्यूमर ग्रुप बनाएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे. उसके बाद अभी हम अनेबल ऑटो कमिट यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स एट मोस्ट वंस. उसके बाद ये हमारा ऑटो कमिट का इंटरवल है जिसके हम डिफाइन करेंगे कि हम कितनी देर बाद ऑटो कमिट कर रहे होंगे. और सिमिलरली जैसे हमने प्रोड्यूसर के अंदर सीरियलाइजर्स को देखा था, हम यहाँ पे डीसीरियलाइजर्स को देख रहे हैं. These are basically serializers and deserializers provided by Kafka. So let's just start our producer and consumers. So basically for example अगर हम यहाँ से मैसेज सेंड कर रहे हैं मैसेज 1, सो इफ़ यू सी जैसे मैंने बताया था कि हम बेसिकली हर कमांड लाइन इनपुट के ऊपर 3 मैसेजेस सेंड करेंगे. सो एक मैसेज जो है वो जस्ट अ वैल्यू सेंड हो रही होगी और दूसरी हम की वैल्यू पेयर्स को सेंड कर रहे होंगे. So if you guys can see that consumer 1 has basically we have sent a message 1 and consumer 1 has received message 1 as well as another message with key 2 and value 2. सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं दिखाना चाह रहा था जो कि हमने पहले डिस्कस किया था प्रोड्यूसर की असाइनमेंट स्ट्रेटजीज में, कि अगर हमारे पास की जो है वो सेम होगी, सो इट विल बी सेंड टू द सेम टॉपिक एवरी टाइम एंड देन दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय अ सेम कंज्यूमर एवरी टाइम. So if you guys can see that consumer 1 is reading key 0 and consumer 2 is reading key 1. So if we send a message 2 from here, so now if you guys can see that firstly the message 1 was received by consumer 1, but since we will be using a round robin method, so now this message will be received by consumer 2 and then if we send it again, it will be received by consumer 1 again. But the key value pairs data that we send from our producer will always be consumed by the assigned consumers. Like if you guys can see that key 2 and value 2 are received on consumer 1 and key 1 and value 1 are always received on consumer 2. So that's it from my side. I think Umar is answering all those questions there. So if you guys have any more questions, please do ask. Yeah, let's open the question and answer session for the audience now. Okay. Guys, you can ask your questions and please say your name before you do. Umar, I have a question.
वो मैंने चैट भी पोस्ट किया था, वहाँ पे आपने आंसर किया, उसी में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो जिसमें आपने ग्रुप आईडी का जिक्र किया। तो वो जो सी चीज़ें हैं वो और आपने ऑफसेट का ही बताया, तो वो जो सी चीज़ें हैं वो कंज्यूमर साइड में मैनेज हो रही होती हैं, फिर वो ब्रोकर साइड में मैनेज हो रही होती हैं। आप कंज्यूमर ऑफसेट की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी, जिसके जरिए वो अरे, हमने असल में हमारा पर्पस ये है कि हमने ये इंश्योर करना है कि सारे कंज्यूमर्स को डेटा मिल जाए। अच्छा, कंज्यूमर आईडी एक हर कंज्यूमर के लिए एक स्पेसिफिक कंज्यूमर आईडी होती है और उसके अगेंस्ट जिस कंज्यूमर ऑफसेट तक उसने मैसेजेस रीड कर लिए हैं वो एक कंज्यूमर ऑफसेट का टॉपिक होता है। उसके अंदर वो स्टोर होता है कि जो है ना इस कंज्यूमर आईडी ने किस कंज्यूमर ऑफसेट नंबर तक इसने जो है मैसेजेस वगैरह रीड कर लिए हैं। तो बेसिकली सॉरी उसामा, सॉरी हम आपका क्वेश्चन कहते हैं सारे कंज्यूमर्स को मिल जाए? जी हाँ जी। अच्छा, कंज्यूमर सॉरी उमर, जो कंज्यूमर ग्रुप है ना उसके अंदर कंज्यूमर थ्रेड का कंसेप्ट होता है। उसमें होता है लेट्स से कि एक कंज्यूमर ग्रुप है, यू हैव लेट्स से 4 उसके फर्दर ग्रुप के अंदर देयर आर 4 कंज्यूमर्स, राइट? सो वो ये होता है कि लेट्स से दे आर लेट्स अज्यूम कि काफका जिस टॉपिक से रीड कर रहे हैं तो उसमें 4 पार्टीशंस हैं और यू हैव 4 कंज्यूमर्स इन अ ग्रुप। तो वो काफका जो है वो डिवाइड करती है बिटवीन द विद इन वन ग्रुप कंज्यूमर थ्रेड्स को, एक टॉपिक, एक पार्टीशन। इस तरह नहीं होगा कि जो पार्टीशन 1 है तो वो सारे उसका सारा डाटा उस ग्रुप के अंदर सारे कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो वो एक कंज्यूमर का थ्रेड जो है दैट्स रिस्पांसिबल फॉर वन पार्टीशन। तो लेट्स से कि वो अब जब आपका 4 पार्टीशन थे, 4 थे कंज्यूमर थ्रेड्स उस ग्रुप के अंदर, तो वो सारे एक एक को रीड, एक पार्टीशन से डाटा रीड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अब एक थ्रेड जो है वो या कंज्यूमर कह लें हम, उस ग्रुप से वो डेड हो गया है, तो अब 3 कंज्यूमर्स रह गए, तो काफका जो है वो ऑटोमेटिकली फिर वो इलेक्शन होगा और देन उस 3 को में से किसी एक को वो 2 एक और पार्टीशन जो कि अब कोई और रीड नहीं करता तो उस तरह वो उसको असाइन कर देगी। तो वो एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर आप इस तरह नहीं होगा कि एक टॉपिक का सारा डाटा उस ग्रुप के अंदर सारे कंज्यूमर्स को मिल जाए। इफ़ यू वांट कि सारे कंज्यूमर को सारा डाटा मिल जाए तो आपको फिर वो सारे प्रॉब्ली सारे ग्रुप कंज्यूमर्स को एज एन सेपरेट ग्रुप्स उस टॉपिक से आपको रीड करवाना होगा। मैंने कंफ्यूज नहीं कर दिया ज्यादा? मतलब देयर आर 2 कंज्यूमर ग्रुप के अंदर एक और भी कंसेप्ट है बेसिकली जो है बेसिकली आप अगर सेम डाटा को रीड करना चाहते हैं दैट मींस कि आपको हर कंज्यूमर के लिए अलग कंज्यूमर ग्रुप आईडी यूज करनी है। लेकिन अदरवाइज एक कंज्यूमर ग्रुप आईडी के साथ जब मल्टीपल कंज्यूमर बनेंगे तो वो डाटा कभी भी शेयर नहीं कर, मतलब कि वो सारे इंडिपेंडेंट सेपरेट डाटा ले रहे होंगे, डाटा शेयर नहीं हो रहा होगा उनमें। सही है, आगे समझ। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मेरा ही एक और है फिर। उमर भाई, वो आपने बात की थी कि जो सी इसमें परसिस्टेंस इसमें नहीं होती, तो क्या हम इसमें डेटाबेस कनेक्ट करके इसको परसिस्टेंट नहीं बना सकते? क्योंकि डिस्क में तो डेटा राइट हो ही रहा है, तो शायद डेटाबेस में भी हो जाए। वो डाटा जो राइट हो रहा होता है वो लॉग्स की फॉर्म में हो रहा होता है। मतलब लॉग्स फॉर्म में आपको या तो आप उसे डेटाबेस में किस तरह से लेके जाना चाह रहे हैं, इटसेल्फ वो डेटाबेस की ऑप्शन नहीं देता आपको। जाहिर बात है आपकी डिस्क की साइज की लिमिट होती है और ये ज्यादातर आपकी मतलब साइज को हैंडल करने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए आपका कैफका यूज होता है। तो आप हमेशा वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसकी टाइम बेस्ड रिटेंशन या साइज बेस्ड रिटेंशन पीरियड रखें, या इवन दोनों भी एक टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका फर्स्ट मीट कर दे, अगर आपका टाइम पहले रिटेंशन पीरियड का गुजर गया है तो वो टाइम बेस्ड रिटेंशन अप्लाई हो जाएगी। अगर आपका साइज बेस्ड रिटेंशन पहले अप्लाई हो गया, मीट कर गया है, मतलब आपका साइज एक्सीड हो गया, तो वो साइज बेस्ड रिटेंशन अप्लाई होके डाटा को रिमूव करता जाएगा। तो वो परमानेंटली रिकमेंड ही नहीं करता कि आप डाटा को रखें। ऑल्दो आप चेंज तो कर सकते हैं, रिटेंशन पीरियड को आप 7 दिन की बजाय 10 दिन रख दें, 1 साल कर दें, लेकिन वो इन दी एंड आपके क्लस्टर को क्रैश कर सकता है। आप आई थिंक दूसरी पॉइंट ये भी है कि काफका बिकॉज इट्स नॉट अ डेटाबेस, तो वो जो आपको एक डीबीएमएस में एसेट प्रॉपर्टीज और बाकी चीजें जो डीबीएमएस बिहाइंड द सीन्स कर रहा होता है, तो काफका आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर आपका वो यूज केस उस तरह के हैं कि यू नीड एसेट प्रॉपर्टीज और ट्रांजैक्शंस कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको, वो इवन लॉग बहुत से ज्यादा,
हाँ जी, सॉरी, इवन बहुत ज्यादा जगहों पे जब हम पाइपलाइंस बना रहे होते हैं, बिग डाटा की पाइपलाइंस बना रहे होते हैं और हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ट्रांजैक्शनल डाटा आ रहा होता है, और आप उतनी स्पीड के साथ आप अपने डेटाबेस में नहीं राइट कर रहे होते, तो दैट मीन्स आपको एक सिंपल सी पाइपलाइंस राइट करनी पड़ती है जो कि आपके कैफका से डाटा को उठा के आपके RDBMS में डाल रही होती है अपनी पेस के साथ, या मतलब के पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रेड्स में जो है वो डेटाबेस में डाल रही होती हैं। इससे ये होता है कि आपका जो है ट्रांजैक्शनल सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसे हाई थ्रूपुट कैफका मिल रहा है जिसमें वो कंटिन्यूसली डाटा राइट करवाता जा रहा है, और आपके पीछे पाइपलाइन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता या अपनी पेस के साथ डाटा को RDBMS में राइट करवा रही है। अच्छा, तो ये जो सा पाइपलाइन है ये कंज्यूमर साइड पे होगी या प्रोड्यूसर साइड पे होगी? ये कंज्यूमर साइड पे होगी, ये बेसिकली कैफका की कंज्यूमर होगी, डेटाबेस के लिए एक तरह से प्रोड्यूसर होगी, डेटाबेस में क्योंकि राइट करवा रही है कैफका से, ये मैसेजेस को रीड कर रही होगी। सही है, थैंक यू। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, उस्मान बात कर रहा हूँ। हम जब कोई मैनेज सर्विस यूज करते हैं, जिस तरह एज्योर की इवेंट हब नेमस्पेस है, उसमें हम उसकी कनेक्टिविटी के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग में वो दे रहे होते हैं उसका बूटस्ट्रैप सर्वर एड्रेस और इस तरह की चीजें। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्वर है और ये क्लस्टर है, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब सर्वर और क्लस्टर दोनों सेम चीजें हैं या दोनों डिफरेंट चीजें हैं? बेसिकली बूटस्ट्रैप सर्वर इटसेल्फ मतलब कि डिफरेंट चीजें इस तरह से आप कह लें कि आपका हर ब्रोकर जो है ना बूटस्ट्रैप सर्वर है, मतलब कि आप वो एक URL पे एक्सपोज होता है, आप उस ब्रोकर पे के साथ जाके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल बूटस्ट्रैप सर्वर मिलके एक आपका कैफका का क्लस्टर बनाते हैं। तो ये मल्टीपल बूटस्ट्रैप सर्वर्स जो है ये आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं और आपस में मतलब कि डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, और आप किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जाके। आपको मजीद समझ आई कुछ इसमें के? थैंक यू। Okay, so I think we can wrap up the session here. You guys can continue the question and answers after wrap up if you have any more discussions to do. So thank you, Umar and Tayyib, for delivering such a useful session today on the Kafka platform. Thank you everyone who joined us today, including the external audience that we had. So we will be announcing the most active participant for today shortly. We would also be announcing the winners of the first two Spell It Out competitions that we had active participation in recently, and also the winner of the crossword that we rolled out. Tomorrow we have the sixth session of the Java Tech Gala, Introduction to KSQL, to be presented by Abdul Maroof and Ashar Tokir. The session will be open for an external audience as well, and we also hope to see you all there. That's all. Thank you for joining.